22 अप्रैल 2004 दोपहर करीब 1 बजे का समय था। नॉर्थ कोरिया के रयोंगचोंग जिले में समय के अनुसार एक मालगाड़ी जा रही थी। तभी अचानक उस मालगाड़ी में जोर की विस्फोट हुई और उस जिले में रह रहे 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये विस्फोट इतनी जोर की थी कि रिक्टर स्केल से मापने के बाद इसकी तीव्रता करीब 3.6 का बताया गया, जो एक छोटे मोटे भूकंप के बराबर माना जाता है। घटना के तुरंत बाद नॉर्थ कोरिया के सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की और इसे एक शॉर्ट सर्किट बताया। ये सब इतनी जल्दी किया जा रहा था जिससे वर्ल्ड प्रेस की नज़र इस पर बिल्कुल भी नहीं जा सकी। और इसके तुरंत बाद नॉर्थ कोरिया सरकार ने मोबाइल सेवा भी 5 सालों के लिए बंद कर दिया। इस घटना को और सभी देशों ने तो एक इत्तेफाक समझा, पर नॉर्थ कोरिया से हजारों मील दूर रह रहा एक देश इजराइल के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि उस देश के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग डेड बॉडीज उठा रहे थे वो एक अनोखे प्रकार का सूट पहने थे, जो केवल रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के लिए पहना जाता है। इस रिपोर्ट में एक और ऐसी बात पता चली जो इस देश को हैरान कर देने वाली बात थी। इन डेड बॉडीज में से कई शख्स सीरिया के रहने वाले थे। इस रिपोर्ट को पढ़ मीर दगान के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीर दगान उस वक्त इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ थे। 2 सालों तक इस घटना के इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी इजराइल के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। तभी एक दिन मीर दगान की फोन की घंटी बजी और दूसरे तरफ के शख्स से एक रिपोर्ट मिली, जिसके फौरन बाद मीर दगान के द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और अपने 5 साथी को लंदन भेजने की तैयारी की जाने लगी। लंदन के एक 5 स्टार होटल के बार में एक बहुत ही खूबसूरत औरत एंट्री लेती है और बार में बैठ शराब पी रहे एक शख्स के बगल में जाकर बैठ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है और अपने बातों में उलझा लेती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सीरिया का एक हाई रैंकिंग न्यूक्लियर ऑफिसर था और इस शख्स से फ्लर्ट कर रही औरत मोसाद की अंडरकवर एजेंट थी, जो उसी मोसाद के 5 एजेंट्स में से एक थी। इसी बीच 2 मोसाद एजेंट इस बार में बैठे शख्स के रूम में जाते हैं और उसके लैपटॉप से सारी जानकारी को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं। तब तक वो औरत उस शख्स को अपने बातों में उलझाए रखती है। लैपटॉप से जानकारी कॉपी करने के तुरंत बाद महिला को इशारा कर दिया जाता है कि वहां से निकल जाए और सिग्नल मिलते ही वो महिला वॉशरूम के बहाने वहां से निकल जाती है। सीरिया में बैठे मीर दगान बेसब्री से इस इनपुट का इंतजार कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद मीर दगान के इंतजार की घड़ी खत्म हुई और उनके पास वो सारी जानकारी भेज दी गई। इस रिपोर्ट को देखने के बाद मीर दगान का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए सीरियन शख्स न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले साइंटिस्ट थे और नॉर्थ कोरिया के मदद से सीरिया में खुद का परमाणु बम बनाया जा रहा था। अब ये साफ हो गया था कि नॉर्थ कोरिया सीरिया की न्यूक्लियर बम बनाने में मदद कर रहा है। अब मोसाद को ये पता करना था कि ये फैसिलिटी कहाँ पर स्थित है और सीरिया के किस एरिया में इसे बनाया जा रहा है। तब इसके लिए मीर दगान ने इजरायली सैटेलाइट्स को सीरिया की पोटेंशियल साइट्स को मॉनिटर करने का ऑर्डर जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में इजरायली टेलीकॉम एक्सपर्ट्स ने सीरिया के रिमोट लोकेशन अल कबीर पर क्लोजिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस लोकेशन से एक बहुत बड़ी तादाद में नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग की दिशा में कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हो रही थी। इतनी सुनसान लोकेशन पर इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन एक्टिविटी और वो भी प्योंगयांग के डायरेक्शन में, ये मोसाद के कान खड़े कर देने वाली बात थी। अब इजराइल की सैटेलाइट ने अपने पावरफुल कैमरे से अल कबीर लोकेशन की फोटोज लेनी शुरू कर दी और फोटोज में वो सारी फैसिलिटीज सामने निकल कर आई जो फैसिलिटीज उस सीरियन ऑफिसर के लैपटॉप से प्राप्त हुई थी। मोसाद चीफ इस जानकारी को लेकर फौरन उस वक्त के प्रधानमंत्री इहूद ओलमर्ट के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर वो सारी बात बताई। ओलमर्ट इस बात को सुनकर बेबाक रह गए और उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सीरिया के न्यूक्लियर बम बनना इजराइल के लिए कोई खतरे से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ओलमर्ट संकोच जताते हुए मीर दगान से पूछते हैं, क्या ये न्यूक्लियर प्लांट अब तक तैयार हो गया होगा? मीर दगान से कोई उत्तर नहीं मिलने के बाद ओलमर्ट ने फौरन इस मिशन को करने की अनुमति दे दी, जिसमें इजरायली कमांडो को घुसकर इसके बारे में पता लगाना था। इसके लिए मीर दगान ने इजराइल की एलिट ब्लैक ऑपरेशन यूनिट सैरात मटकल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। एक अत्यंत खूंखार ब्लैक कमांडो। अगस्त 2007 की रात सैरात मटकल के कुछ कमांडोज अपने 2 हेलीकॉप्टर लिए इस मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़े।
जमीन से महज 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये कमांडो सीरिया के अल कबीर फैसिलिटीज से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर लैंड करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ने लगते हैं। इन कमांडोज को ये मालूम था कि एक गलती और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लगभग 1 घंटे में इजराइल के ब्लैक कमांडोज अल कबीर फैसिलिटीज के पास पहुंच गए और उसके पास के मिट्टी और पानी के सैंपल्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद ये दबे पांव वापस लौट आते हैं और अपने हेलीपैड में बैठ इजराइल पहुंच जाते हैं। तेल अवीव में इस सैंपल की जांच की जाती है और जांच में पता चलता है मिट्टी और पानी दोनों में ही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन ये मात्रा इतनी नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि रिएक्टर पूरी तरह से एक्टिव है या ऑपरेशनल है। तब जाकर प्रधानमंत्री ओलमर्ट सीरिया के इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक करने का प्रस्ताव अपने कैबिनेट के सामने रखते हैं और कैबिनेट भी इस प्रस्ताव की मंजूरी दे देती है। 5 सितंबर 2007 को इजराइल के रामात डेविड एयरबेस से रात करीब 11:15 में 5 F-15 और 5 F-16 फाइटर प्लेन को टेक ऑफ के लिए हरी झंडी दिखाया जाता है। हर फाइटर जेट 200 किलोग्राम AG-65 बॉम्ब लेकर उड़ती है। सीरियन एयर डिफेंस से बचने के लिए 600 मील का रूट प्लान किया जाता है, जिसमें कि इन पायलट्स को तुर्की के ऊपर से निकलना था। करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे। ये फाइटर प्लेन सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर पहुंच गए थे और तेज गति से नीचे की ओर आना शुरू कर देते हैं और अपनी ऊंचाई को कम कर आगे बढ़ते रहते हैं। जब ये सारे प्लेन सीरिया में प्रवेश कर जाते हैं और अगले 10 मिनट्स तक लगातार अल कबीर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर देते हैं। करीब 10 मिनट के बाद सारे कमांडोज रेडियो पर एक मैसेज सुनने को मिलता है। अरिजोना कोड वर्ड था, जिससे सभी कमांडोज को पता चल गया सारे बॉम्ब अपने टारगेट पर ही जाकर गिरे हैं। ऑपरेशन ऑर्चार्ड सफल हो गया और सीरियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसे पूरी तरह से धराशायी करने के बाद पायलट्स अपनी फुल स्पीड से वहां से निकल पड़े और बिना किसी संकोच के अपने देश लौट आए। सो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।